नहीं बची। स्टार्ट हो गई क्या? बस एक सेकेंड। दिख रही पीपीटी? हाँ, हाँ विजिबल है। हाँ, दिख रही है। ओके। सो सपोर्ट वेक्टर मशीन जो टॉपिक है वो सबसे पहले आता कहाँ पे है ये समझते हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम हमें पता है कि इसमें हम अपने एल्गोरिदम को ट्रेन करते हैं, जिसमें कि कुछ डेटा इनपुट्स दिए जाते हैं जिनके साथ लेबल्स होते हैं। जैसे इस डायग्राम में कैट की फोटो दी गई है एज डेटा इनपुट्स, और साथ में जो लेबल दिया गया है वो है कैट्स। जिससे कि हमारी मशीन ये पहचानेगी कि हाँ ये जो फोटोज होती हैं उन्हें कैट्स कहा जाता है। और फिर बाद में जब हम टेस्टिंग करेंगे तो हम अलग अलग जानवर की फोटो इस मशीन को देंगे, या फिर जो भी एल्गोरिदम जो भी बनाया है उसे देंगे, और वो कैट्स और नॉन कैट्स में डिस्टिंग्विश कर पाएगी क्योंकि हमने उसे पहले से ट्रेन किया हुआ है। और फिर वैसे ही इसमें भी इसी तरह का है। हमने पहले अपनी मशीन को ट्रेन कर दिया कि रेड, ग्रीन और वॉयलेट सर्कल्स होते क्या है अलग अलग। और फिर जब हमने मशीन को ये सारे इनपुट एक साथ दिए तो उन उसने क्या किया, इन तीनों इनपुट्स को अलग अलग कर दिया। तो ये जो मशीन ने अलग अलग किया है, बांटा है तीन अलग अलग क्लास में हमारे सारे इनपुट्स को। हमने तो इकट्ठे इनपुट्स दे दिए थे, तो उसने जब तीनों को अलग अलग क्लास में बांटा है, यही इसमें जो एल्गोरिदम या जो मेथड जो प्रोसेस उसने यूज की है बांटने के लिए क्लासेस में, उसे सपोर्ट वेक्टर मशीन कहते हैं। सपोर्ट वेक्टर मशीन आर अ सेट ऑफ सुपरवाइज लर्निंग मेथड। और इसमें हमारा जो काम होता है वो होता है हाइपर प्लेन फाइंड करना, वो भी एन डायमेंशनल स्पेस में। क्योंकि जो डेटा पॉइंट्स आते हैं वो कितने भी आ सकते हैं। अगर दो टाइप के डेटा पॉइंट्स आएंगे तो एक्स वाई में प्लॉट होंगे, अगर तीन टाइप के डेटा पॉइंट्स आएंगे तो एक्स वाई जेड में प्लॉट होंगे। तो मतलब इस तरीके से एन डायमेंशनल स्पेस में डेटा पॉइंट प्लॉट हो सकते हैं। और उसे क्लासीफाई करने के लिए हमें हाइपर प्लेन फाइंड करना पड़ता है, वही डिसीजन बाउंड्री होती है जिसको दो अलग अलग क्लास के बीच में लगा के हम क्लासेस को बांटा करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है। हाँ, तो सबसे पहले समझना पड़ता सबसे इजी टॉपिक वो है हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन कुछ नहीं होता, हाइपर प्लेन एक बाउंड्री होती है जिसकी मदद से दो अलग अलग टाइप के डेटा पॉइंट्स को अलग अलग क्लासेस में बांटा जाता है। और हाइपर प्लेन किसी भी डायमेंशन के हो सकते हैं। हाइपर प्लेन 2 डायमेंशन भी हो सकता है, हाइपर प्लेन 3 डायमेंशन भी हो सकता है। वो इस हिसाब से कि आपके डेटा पॉइंट्स किस डायमेंशन में प्लॉट हुए हैं। अभी यहाँ पे डेटा पॉइंट सारे के सारे 2 डायमेंशनल में प्लॉट हुए हैं, इसलिए हाइपर प्लेन सिर्फ एक लाइन है। और इस लाइन को खींच के यहाँ पे एक साइड पे रेड पॉइंट की क्लास बना दी गई है, एक साइड पे ब्लू सर्कल्स की क्लास बना दी गई है। फिर नेक्स्ट है कि सपोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं। वो सारे डेटा पॉइंट, क्योंकि जब हम पहले डेटा पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन पे मार्क करते हैं तो डेटा पॉइंट्स जो है वो वेक्टर्स बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक डायरेक्शन मिल जाती है और उनको एक लोकेशन मिल जाती है, और हर उस पॉइंट को जिसको लोकेशन और डायरेक्शन मिल जाती है वो वेक्टर बन जाते हैं। तो अब ये सारे के सारे पॉइंट वेक्टर्स है क्योंकि हमने इसे एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट कर दिया है। पर इन सब में से वो डेटा पॉइंट्स जो कि इस हाइपर प्लेन के सबसे ज्यादा क्लोज हैं, जैसे कि दो ग्रीन सर्कल एंड एक रेड सर्कल, इन्हें सपोर्ट वेक्टर्स कहते हैं। क्योंकि ये डेटा पॉइंट्स अगर थोड़ी सी भी खिसकते हैं किसी भी डायरेक्शन में तो उसकी वजह से हाइपर प्लेन को भी खिसकाना पड़ता है। जैसे कि अगर ये वाला जो ये रेड सपोर्ट वेक्टर है, इसे अगर थोड़ा सा हम इस डायरेक्शन में खिसका देंगे इस जगह तक, तो फिर से क्लास को बांटने के लिए हमें इस पूरे हाइपर प्लेन को भी 1 सेंटीमीटर मतलब वाई एक्सिस की तरफ खिसकाना पड़ेगा। तो वो सारे डेटा पॉइंट्स जो कि सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है हाइपर प्लेन के, और वो इन्फ्लुएंस करते हैं पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ हाइपर प्लेन। मतलब उनके खिसकने से अगर हाइपर प्लेन के पोजीशन या ओरिएंटेशन को चेंज करना पड़े तो उन्हें सपोर्ट वेक्टर्स बोला जाता है। डिलीटिंग द सपोर्ट वेक्टर्स will change the position of hyper
डिफरेंस। ऑब्वियसली सपोर्ट वेक्टर्स को कुछ भी होगा, आप नए आप यहाँ पे और पॉइंट्स डालोगे या इन्हें डिलीट करोगे तो उस वजह से हाइपर प्लेन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जबकि ये जो पीछे वाले जितने भी ये सारे सर्कल्स है, ये हो गया ये वाला, ये इन इन सब ये सब अगर कहीं खिसक भी जाए तो उसकी वजह से हाइपर प्लेन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं, वो सिर्फ इन क्लोजर सर्कल की वजह से पड़ता है, इसलिए सिर्फ इन्हीं सपोर्ट वेक्टर्स कहा जाता है। फिर आता है मार्जिन। तो अब जैसे कि इस डायग्राम में एक तरफ सारे वन से एक तरफ जीरो है, इसमें से ये वाला वन सपोर्ट वेक्टर है और इसमें से ये जीरो और ये जीरो सपोर्ट वेक्टर्स है, क्योंकि ये हाइपरप्लेन के सबसे ज्यादा क्लोज है। हमने हाइपरप्लेन के पैरेलल में एक 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 डॉटेड लाइन बनाई हुई है, ए और बी। और ये जो डॉटेड लाइन है ये सपोर्ट वेक्टर को टच करते हुए हाइपरप्लेन के पैरेलल में बनाई है, इसे हम रेफरेंस हाइपरप्लेन भी बोल सकते हैं। सो जो रेफरेंस हाइपरप्लेन ए का डिस्टेंस इस मेन हाइपरप्लेन से और रेफरेंस हाइपरप्लेन बी का डिस्टेंस इस मेन हाइपरप्लेन से, जैसे हमने D1 एंड D2 मार्क किया हुआ है, इन दोनों वैल्यू को जब ऐड करते तो जो वैल्यू आती है उसे मार्जिन बोला जाता है। मतलब कि इस रेफरेंस हाइपरप्लेन ए और ये दूसरा रेफरेंस हाइपरप्लेन बी, इसके बीच का ये सारा एरिया ये मार्जिन एरिया कहलाता है। और आगे आने वाले टॉपिक में ये एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उसके बाद इस डायग्राम में यहाँ पे सारे सपोर्ट वेक्टर्स मार्क हैं, ये डबल सर्कल से। मार्जिन भी मार्क है, उसे हमने रो से मार्क किया हुआ है। और ऑप्टिमल हाइपरप्लेन की वही हाइपरप्लेन जो सबसे बेस्ट चूज किया गया, क्योंकि बहुत सारे तरीके के हाइपरप्लेन बना सकते हैं हम एक डेटा पॉइंट के लिए। जैसे यहाँ पे ब्लू सर्कल्स एंड रेड सर्कल्स हैं, तो उसके लिए थ्री टाइप के हाइपर प्लेन है। यहाँ पे स्टार एंड सर्कल है, उस पे भी थ्री टाइप के हाइपर प्लेन है, और यहाँ लास्ट डायग्राम में भी। और फर्स्ट दो डायग्राम में तो तीनों के तीनों हाइपर प्लेन क्लासेस को अच्छी तरीके से मतलब डेटा पॉइंट्स को तो अच्छी तरीके से तो अलग अलग क्लास में बांट भी रहे हैं। तो फिर इसमें से अब बेस्ट हाइपर प्लेन जो भी हम चूज करेंगे आगे आने वाली प्रोसेसिंग के लिए, उसे ऑप्टिमल हाइपर प्लेन बोला जाता है। तब ऑप्टिमल हाइपर प्लेन को चूज कैसे किया जाता है? सिनेरियो नंबर वन, जब आपके पास इस तरीके के कोई सिनेरियो आ जाए कि आपके पास थ्री हाइपर प्लेन्स है या एन हाइपर प्लेन्स है, उसमें से बेस्ट हाइपर प्लेन को चूज करना है। सबसे पहला रूल ये होता है कि वो हाइपर प्लेन जो कि क्लास को बेटर तरीके से बांट रहा हो, जो कि डेटा पॉइंट्स को बेटर तरीके से दो अलग अलग क्लास में तीन क्लास में बांट रहा हो, उसे सबसे पहले ऑप्टिमल हाइपर प्लेन बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो ए हाइपर प्लेन है, इसने भी बांटा हुआ है सारे स्टार्स को तो एक तरफ रख लिया, बट सर्कल्स को नहीं बांट पाया, दूसरी तरफ नहीं रख पाया है। वैसे ही कुछ गलती हाइपरप्लेन सी ने भी की है, बट हाइपरप्लेन बी ने एक तरफ सारे स्टार्स को रखा हुआ है, एक तरफ सारे सर्कल्स को रखा हुआ है, इसलिए इसने डेटा पॉइंट्स को ज्यादा बेटर तरीके से बांटा और इसलिए हाइपरप्लेन बी ऑप्टिमल हाइपरप्लेन कहलाएगा। फिर सिनेरियो नंबर टू, जब आपके तीनों ही हाइपरप्लेन बेटर तरीके से डेटा पॉइंट्स को क्लासेस में बांट रहे हो, ऐसे में उस हाइपरप्लेन को चूज किया जाता है जो कि बेस्ट मार्जिन दे रहा हो, जो कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मार्जिन, ओहो, मार्जिन क्या होता है? हाँ, तो ये डिस्टेंस होता है मार्जिन। तो बस हम तीनों जो हाइपर प्लेन्स है उनके लिए मार्जिन वैल्यू निकालेंगे। और फिर जैसे कि इस डायग्राम में मार्जिन वैल्यू सबसे ज्यादा सी हाइपर प्लेन के लिए आएगी, तो इसलिए जो सी हाइपर प्लेन होगा वो ऑप्टिमल हाइपर प्लेन कहलाएगा। फिर सिनेरियो नंबर थ्री में क्या होता है कि अब यहाँ पे जो स्टार्स हैं उसमें से एक स्टार थोड़ा सा सर्कल्स की तरफ आ गया, इसे हम आउटलायर कहते हैं। आउटलायर वो होता है जो कि होता तो किसी दूसरी क्लास का है, पर चला किसी दूसरी क्लास में जाता है, मतलब वो जो प्रॉपर्टीज होता है वो किसी दूसरी क्लास की तरह शो करता है। इस स्टार ने किसी इस सर्कल वाली क्लास की तरह कुछ प्रॉपर्टी शो की होंगी, तभी ये इनके पास प्लॉट हुआ है, ना कि इस सर्कल्स के ग्रुप के पास। तो यहाँ पे दो टाइप के हाइपरप्लेन बन सकते हैं, एक हाइपरप्लेन ए जो कि ज्यादा बेहतर तरीके से डेटा पॉइंट्स को क्लासेस में बांट रहा हो, दूसरा हाइपरप्लेन बी जो कि मार्जिन अच्छी दे रहा हो। अब ए जो है वो ज्यादा क्लियरली बांट रहा है पर वो मार्जिन अच्छी नहीं दे रहा, और जो हाइपरप्लेन बी है वो मार्जिन अच्छी दे रहा है दोनों साइड से, बट वो क्लियरली बांट नहीं पा रहा क्योंकि एक स्टार दूसरी क्लास से पहुंच गया है। तो ऐसे में थंब रूल ये कहता है कि वो हाइपरप्लेन जो कि ज्यादा बेटर तरीके से बांट रहा हो आप उसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, और इसलिए यहाँ पे हाइपरप्लेन ए को प्रायोरिटी दी जाती है ना कि बी को। बट ये सिर्फ होता है अगर हम
आइडियल केस की बात करें, जब हम रियल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ये सिनेरियो चेंज हो जाता है, और वो हम पढ़ेंगे सॉफ्ट मार्जिन में। फिर नेक्स्ट सिनेरियो जो है, उस सिनेरियो में अब ये जो आउटलायर है, ये स्टार, इसने कुछ ज्यादा ही सर्कल की तरह प्रॉपर्टी शो कर दी है कि ये पूरी तरीके से सर्कल की क्लास में जा मिला है। और अब हम इसे कोई भी हाइपर प्लेन बना के दो अलग अलग क्लासेस में नहीं बांट सकते। मतलब बांट भी देंगे तो ये स्टार हमेशा सर्कल वाली क्लास में ही रहेगा, चाहे आप किसी भी तरह का हाइपर प्लेन बनाए। तो ऐसे में क्या होता है, जो एसवीएम होता है वो इस टाइप के केसेस को इग्नोर कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है एसवीएम क्लासिफिकेशन इज रोबस्ट टू आउटलायर्स। इस तरह के आउटलायर्स जैसे कि हम किसी भी तरीके से वापस उनकी क्लास में नहीं ला सकते बांट के, उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। फिर आता है सिनेरियो नंबर 5। अब ये थोड़ा अलग सिनेरियो है, इसमें सारे के सारे डेटा पॉइंट्स आसपास ही मार के, मतलब सारे स्टार सारे सर्कल एक साथ ही मार के, और अब यहाँ पे कोई भी लाइन खींच के इन डेटा पॉइंट्स को अलग अलग नहीं कर सकता है। मतलब किसी भी तरीके से एसवीएम यहाँ पे कोई भी हाइपरप्लेन ड्रॉ नहीं कर सकता जो कि एक लाइन हो। तो फिर हमने पढ़ा था कि एसवीएम अलग अलग जो हाइपर प्लेन होते हैं वो अलग अलग टाइप के भी होते हैं। बट कोई भी हाइपर प्लेन, चाहे वो एक प्लेन हो, चाहे वो एक बॉक्स हो, रेक्टेंगुलर बॉक्स हो, ट्राइंगल हो, कुछ भी तरीके का हाइपर प्लेन लगाने से पहले डेटा पॉइंट्स को अलग अलग करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जो ट्रिक एसवीएम यूज करता है उसे कहते हैं कर्नल ट्रिक। कर्नल स्ट्रिक। कर्नल स्ट्रिक तब यूज होती है जब हम एक लाइन खींच के अपने डेटा पॉइंट्स को अलग अलग नहीं कर सकते। कर्नल स्ट्रिक में बोला जाता है कि अगर आप अभी मान लीजिए दो डायमेंशन से अपने डायग्राम को देख रहे हैं, और आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्योंकि दो डायमेंशन में आपको अगर डेटा पॉइंट्स को बांटना है तो वहां पे एक लाइन ही यूज होती है, आप एक प्लेन नहीं लगा सकते। तो आप यहाँ पे कोई भी लाइन बना के, हाइपर प्लेन बना के इन डेटा पॉइंट्स को नहीं बांट सकते। तो आप एक काम कीजिए, आप टू डायमेंशन से हट के आप थ्री डायमेंशन में आ जाइए। एक्स वाई प्लेन तो है, आप उसके साथ एक जेड प्लेन भी लेके देखिए, और तब तक प्लेन्स बढ़ाते जाइए जब तक आपको डेटा पॉइंट्स अलग अलग ना दिखने लगे। तो हमने इन डेटा पॉइंट्स जो कि एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट है, जैसे ही हमने प्लेन घुमाया और एक्स वाई जेड प्लेन किया, तो ये डेटा पॉइंट्स कुछ इस तरीके से दिखने लगे। सारे वायलेट सर्कल्स ऊपर आ गए, सारे के सारे येलो सर्कल्स नीचे आ गए। मतलब कि क्योंकि ऑब्वियसली वो डेटा पॉइंट्स अलग अलग हैं, सारे के सारे एक से तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं से तो उनमें डिफ्रेंसिएशन होना ही था। और जब हमने जेड एक्सिस से देखा तो डिफ्रेंसिएशन मिल गया। और यहाँ पे हमने, क्योंकि यहाँ पे थ्री एक्सिस की बात हो रही है, एक्स वाई जेड की, तो यहाँ पे प्लेन जो हाइपर प्लेन है हमारा, वो एक प्लेन है, और उसे हमने यहाँ पे इस जगह पे लगा दिया, जिससे कि दो क्लासेस अलग हो जाए, सारे वायलेट सर्कल्स एक क्लास में चले जाए, सारे येलो सर्कल्स दूसरी दूसरी क्लास में चले जाए। तो वो मेथोडोलॉजी या वो टेक्निक जिसमें हम जब नहीं हाइपर प्लेन ड्रॉ कर पाते हैं सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स के लिए, तब हम हमारे पास डायमेंशन है उसको हम बढ़ा देते हैं, हाई लोअर डायमेंशन से हायर डायमेंशनल स्पेस पे चले जाते हैं। और तब मतलब इस तरीके से डेटा पॉइंट्स को किस तरीके क्लासीफाई कैसे करना है उसका ट्रिक मिल जाता है। तो इसी को कहते हैं कर्नल ट्रिक। तो यहाँ पे भी जैसे इस टाइप के डेटा पॉइंट्स थे, तो हमने इन्हें वाई जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस से देखा, तो ये इस तरीके से दिखने लगे, और फिर इनके बीच में यहाँ पे एक हाइपर प्लेन लगा दिया गया। बट अभी हमारे पास डेटा पॉइंट्स के लिए सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स थे। अब अगर आपको जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट चाहिए है, तो इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि सर्कल की इक्वेशन होती है। और यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन क्यों ली, क्योंकि जब हमने वहां पे हाइपर प्लेन लगाया सारे स्टार्स और सारे सर्कल्स के बीच में, और फिर वापस एक्स वाई एक्सिस से आके देखा, वापस हम लोअर डायमेंशनल स्पेस में गए, एक्स वाई से देखा, तब ये हाइपरप्लेन एक सर्कल की तरह दिखाई देने लगा। इसका मतलब कि जो भी डेटा पॉइंट्स प्लॉट होंगे वो सर्कल की इक्वेशन से प्लॉट होंगे। कर्नल बहुत टाइप के होते हैं, यहाँ पे हमने सर्कल की इक्वेशन ली है, और भी अलग अलग इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे सर्कल इस इक्वेशन में हमने एक्स वाई की वैल्यू रखी और जेड की वैल्यू आ गई, जिसकी वजह से हमने एक्स वाई के साथ जेड पे भी अपने डेटा पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया, और फिर वहां पे एक हाइपर प्लेन लगा दिया, जिसकी वजह से ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
तो बस ये 5 टाइप के केसेस रहते हैं। केस नंबर 4 और 5 में ये डिफरेंस है कि केस नंबर 4 में सिर्फ एक ही स्टार प्रॉब्लम कर रहा था, और अगर हम इसे जेड एक्सिस से भी चेंज करके देखते एक्स वाई जेड पे, तो भी वहां पे नहीं पता चलता कि स्टार को अलग कैसे करें, क्योंकि पूरी तरह दूसरी क्लास में जा चुका था। तो इन दोनों केसेस में इसलिए एक डिफरेंस है। फिर आता है टाइप्स ऑफ एसवीएम। तो ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि दो टाइप के एसवीएम होते हैं, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। जिधर पे आप एक लाइन खींच के डेटा पॉइंट्स को अलग अलग क्लास में सेपरेट कर पाए उसे लीनियर एसवीएम कहते हैं, और जहाँ जहाँ पे आप एक लाइन ना खींच पाए उसे नॉन लीनियर कहते हैं। जैसे कि सेकेंड डायग्राम में आप कहीं पे भी मतलब ठीक है कर्नल स्टिक लगा के अगर हम इसे हायर डायमेंशन में चेंज कर दे, फिर वहां पे भी अगर हमें हाइपर प्लेन लगाना होगा तो हम एक प्लेन लगाएंगे, वहां पे भी हम लाइन नहीं लगा सकते। तो इस वजह से इस हाइपर प्लेन को नॉन लीनियर कहते हैं, क्योंकि आप इसको बांट तो सकेंगे लेकिन आप लाइन की हेल्प से नहीं बांट सकेंगे, आपको कोई दूसरे टाइप का हाइपर प्लेन यूज करना पड़ेगा। फिर ये कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं कि लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है वो लाइन की हेल्प से सेपरेट हो जाती है, और उस पे आप डायरेक्ट हाइपर प्लेन लगा सकते हो, और हाँ वहाँ पे स्ट्रेट लाइन, हाँ इस वही सेम चीज़ है। और नॉन लीनियर में आप एक लीनियर हाइपर प्लेन की मदद से नहीं सेपरेट कर पाते, इसलिए आपको पहले कर्नल स्ट्रक्चर लगाना पड़ता है, फिर ही आप उस पर हाइपर प्लेन का यूज कर सकते हो। एंड हम इसमें जो लोअर डायमेंशनल स्पेस है उसको हाई डायमेंशनल स्पेस में मैप करते हैं, जो कि कर्नल स्टिक में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर क्लासिफिकेशन। तो लीनियर क्लासिफिकेशन में क्या है, यहाँ पर बता थोड़ा सा इक्वेशन से सारी चीजों को सपोर्ट वेक्टर्स, डिफरेंस हाइपर प्लेन, मेन हाइपर प्लेन, इन सबको इक्वेशन से थोड़ा प्रिडिक्ट किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर्स है, दो ब्लू सर्कल्स एंड एक ग्रीन सर्कल। तो पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है x1 y1 और ये डॉट 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 x n y n। ये क्या है, ये जो वैल्यू दी है ये हर एक वेक्टर की वैल्यू, सपोर्ट वेक्टर नहीं, हर एक वेक्टर की वैल्यू जितनी डेटा पॉइंट्स प्लॉट है। इसमें जो x की वैल्यू है, x के ऊपर ये एरो लगा हुआ है, मतलब ये एक वेक्टर है। x की वैल्यू है वो डेटा पॉइंट को प्रिडिक्ट कर रही है, और जो y है वो लेबल है जो हमने अपने डेटा पॉइंट्स के साथ दिया था, क्योंकि हमें याद है सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में हम डेटा पॉइंट्स के साथ लेबल्स भी देते हैं। तो ये है डेटा पॉइंट x और ये जो y है वो है लेबल, और इस तरह से जितने डेटा पॉइंट्स हम मार्क है उन सब के लिए वैल्यूज है, इसलिए x और y की वैल्यू n तक जा रही है। अब जो y है वो इस केसेस में हमने अभी एक केस अजम कर लिया है कि जो ये दो रेफरेंस हाइपर प्लेन है, ये हमारे मेन हाइपर प्लेन जो कि रेड लाइन से डिनोटेड है उससे 1 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, और यहाँ +1 और -1 सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए दिया हुआ है। तो y की वैल्यू या तो +1 होगी या -1 होगी। अगर y की वैल्यू +1 होती है इसका मतलब कि जो डेटा पॉइंट की बात हो रही है जिसका लेवल आपने चेक किया है वो ये इन ब्लू सर्कल्स में से कोई एक है। और अगर y की वैल्यू -1 होती है इसका मतलब जो डेटा पॉइंट है वो ग्रीन सर्कल में से एक है। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं इन इक्वेशन से कि जो डेटा पॉइंट्स है वो ब्लू सर्कल है या ग्रीन सर्कल है। उसके बाद अब यहाँ पे एक और इक्वेशन दी है जो कि लाइन की इक्वेशन से मैच करती है, वो है wx + b = 0। जैसे कि एक इक्वेशन होती थी y = mx + c, m की जगह w रख दिया और c की जगह b रख दिया, कुछ भी रख सकते, कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे y को 0 इसलिए लिया है क्योंकि ये इक्वेशन जो हमने बनाई है और ये डेटा पॉइंट्स के लिए जो वैल्यू ली थी और आगे जो और भी हम इक्वेशन बनाएंगे वो सारी इस रेड हाइपर प्लेन के रेफरेंस में होगी, मेन हाइपर प्लेन के रेफरेंस में। इसलिए यहाँ पे y की वैल्यू 0 ली हुई क्योंकि इसी के रेफरेंस में हम इक्वेशंस बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये W क्या है, जो W लिया गया है वो कुछ नहीं है, वो ये हाइपर प्लेन के परपेंडिकुलर में एक वेक्टर बना है, मतलब कि एक नॉर्मल वेक्टर बना है इस हाइपर प्लेन के। नॉर्मल वेक्टर मतलब कि जो वेक्टर किसी भी लाइन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनाया गया उसे नॉर्मल वेक्टर कहते हैं, और इसलिए जो W है वो हाइपर प्लेन के लिए एक नॉर्मल वेक्टर है, तो यहाँ W M की जगह पे रख दिया गया है। फिर यहाँ पे एक वैल्यू है B/W। तो ये B/W जो है ये इस जगह पे मार्क की गई है यहाँ पर। तो ये कुछ नहीं है, ये हाइपर प्लेन का
ओरिजिन से डिस्टेंस है वो भी नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में। नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन x1 से x2 की तरफ है। उसी डायरेक्शन में जो ये ओरिजिन है और हाइपरप्लेन के बीच का डिस्टेंस है उसे हम b अपॉन डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे एक और वैल्यू लिखी हुई है 2/W। तो ये 2/W कुछ नहीं है, ये मार्जिन की वैल्यू। हमने एक रेफरेंस हाइपरप्लेन 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लिया, दूसरा रेफरेंस हाइपरप्लेन भी 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लिया है। तो 1 + 1 यहाँ पे 2 हो गया है। तो 2/W मार्जिन एरिया की वैल्यू है, ये पूरा मार्जिन डिस्टेंस है। और ये आप लोग याद रखना कि ये आने वाली इक्वेशन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इसका। ये वैल्यू कैसे आई थी। 2/W मार्जिन एरिया की वैल्यू, और ये मिनिमम मार्जिन वैल्यू है। मतलब कि मार्जिन एरिया के लिए एक मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। जब आप 1 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रहे हो तब। तो ये मिनिमम मार्जिन की वैल्यू है 2/W। फिर यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन है ये रेफरेंस हाइपरप्लेन की इक्वेशन है। W x + v = 1 एंड W x + v = -1। यहाँ जीरो की जगह 1 रख दिया, मतलब वो रेफरेंस हाइपरप्लेन जो ब्लू डॉट्स की तरफ था, और -1 मतलब वो रेफरेंस हाइपरप्लेन जो कि ग्रीन डॉट्स की तरफ था। फिर इसमें से जब माइनस किया तो ये 2/W वैल्यू आ गई। जो मैंने बताई थी कि ये आपको ये मार्जिन की वैल्यू यहाँ पे डी से डिनोट किया गया, बट ये है मिनिमम मार्जिन की वैल्यू है। मतलब कम से कम मार्जिन इतना तो रहेगा ही। और ये जो डब्लू है यहाँ पे, हाँ, ये डब्लू जो है ये इस तरीके से कैलकुलेट किया गया है। यहाँ पे W1 W2 WM तक वैल्यू क्यों ली गई है, क्योंकि अभी फिलहाल जो हमारा हाइपर प्लेन है वो सिर्फ एक लाइन है। इसलिए हमें सिर्फ एक ही नॉर्मल वेक्टर बनाना पड़ा। बट अगर हाइपर प्लेन एक प्लेन हो जाता है, एक स्क्वायर हो जाता है, एक ट्राइंगल हो जाता है, कोई भी अदर ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए हो सकता है बहुत सारे नॉर्मल उसके लिए हो सकता है कि बहुत सारे नॉर्मल वेक्टर्स बनाने पड़े। तो इसलिए यहाँ पे W1 से लेके M तक की वैल्यू ली गई है। और जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो नॉर्मली ऐड नहीं कर लेते। अगर ए और बी दो वेक्टर्स है तो उनको ऐड करेंगे √A² + B² इस तरीके से। तो इसलिए ये सारे नॉर्मल वेक्टर्स को ऐड किया गया तब जाके W वैल्यू निकलती है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक ही नॉर्मल वेक्टर था तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पे W की जगह पे रख देंगे। उसके बाद हार्ड मार्जिन। तो अब मार्जिन दो टाइप की होती है, एक हार्ड मार्जिन, एक सॉफ्ट मार्जिन। हार्ड मार्जिन जो है वो कहती है कि आप आगे आने वाले जितने भी, क्योंकि हम अब हम बात कर रहे हैं रियल एनवायरनमेंट की। रियल एनवायरनमेंट में आपके पास पहले से डेटा नहीं होता, डेटा कंटिन्यूअसली आता जाता और आपको उसे प्रोसेस करना पड़ता है। तो हार्ड मार्जिन क्या कहता है, हार्ड मार्जिन बोलता है कि जो भी डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं वो या तो मार्जिन एरिया के लेफ्ट साइड पे प्लॉट हो या तो मार्जिन एरिया के राइट साइड पे प्लॉट हो। दो जो क्लासेस बना के रखी हुई हैं वहां पे प्लॉट हो। मार्जिन एरिया के ऊपर कोई भी डेटा पॉइंट प्लॉट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो ये दो इक्वेशन है रेफरेंस हाइपरप्लेन की, W x + v = 1, जो कि ये वाला रेफरेंस हाइपरप्लेन जो कि ब्लू सपोर्ट वेक्टर्स को टच करके जा रहा है, और W x + v = -1 जो कि वो रेफरेंस हाइपरप्लेन है जो कि ग्रीन सर्कल्स वाले सपोर्ट वेक्टर्स को टच करके जा रहा है। ये इन दोनों की इक्वेशन है। ये इन दोनों की इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज कर देता है। और कहाँ, हाँ, और इन इक्वेशंस में कुछ कंस्ट्रेंट लगा देता है। यहाँ पे पहले इज इक्वल्स था, अब इज इक्वल्स की जगह ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू आ गया है। इसकी वजह से क्या होगा, अब जो डेटा पॉइंट्स इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे सिर्फ वही यहाँ पे प्लॉट हो सकते हैं। अगर कोई डेटा पॉइंट्स के ऐसे कोऑर्डिनेट्स हो कि वो मार्जिन एरिया में प्लॉट होने वाला हो तो हार्ड मार्जिन उसे पूरी तरीके से अलग कर देगा। हार्ड मार्जिन उस वाले पॉइंट को प्लॉट ही नहीं होने देगा, वो सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट होने देगा जो कि मार्जिन एरिया के इस साइड पे हो जहाँ ब्लू सर्कल से, यहाँ पे दूसरी साइड पे जहाँ ग्रीन सर्कल है। मार्जिन एरिया के ऊपर आने वाले किसी भी डेटा पॉइंट्स को हार्ड मार्जिन अलाउ नहीं करेगा प्लॉट होने के लिए। जबकि जो दूसरा इक्वेशन है वो है, जो कि दूसरा टाइप का मार्जिन है, वो है सॉफ्ट मार्जिन। सॉफ्ट मार्जिन ऐसा नहीं करता। सॉफ्ट मार्जिन कहता है कि ठीक है, अब डेटा पॉइंट्स को आने दीजिए, उन्हें जहां प्लॉट होना है होने दीजिए, बाद में हम कुछ चेंजेस कर देंगे। तो यहाँ पे अब जैसे कि कुछ देर पहले जब हम सिनेरियो नंबर 1 देखा था हमने हाइपरप्लेन को चूज करने का, नहीं शायद सिनेरियो नंबर 3 था। तो उसमें हमने बोला था कि वो हाइपरप्लेन जो कि ज्यादा बेटर तरीके से बांटता है
उसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ना कि उसको जो मार्जिन अच्छी दे रहा है। बट यहाँ पे कुछ अ, उल्टा सिनेरियो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ स्क्वायर से एक तरफ सर्कल है और दो हाइपरप्लेन है, एक ग्रीन और रेड। अब यहाँ पे जो रेड हाइपरप्लेन है वो ज्यादा बेटर तरीके से बांट रहा है डेटा पॉइंट्स को दो अलग अलग क्लासेस में। बट हम इसे कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर में जब और डेटा पॉइंट्स आएंगे तो बहुत ज्यादा अब हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि जो आने वाले रेड सर्कल से जो और रेड सर्कल्स वाले डेटा पॉइंट आएंगे, वो हो सकता है कि इस जगह पे कहीं प्लॉट हो और वो इस रेड हाइपरप्लेन को पार करके दूसरी क्लास में चले जाए। तो तो वो चीज गड़बड़ हो जाएगी। हम सिर्फ एक स्क्वायर डेटा पॉइंट को बचाने के लिए फ्यूचर में आने वाले डेटा पॉइंट्स को गलत साइड पे नहीं भेज सकते। तो इसलिए यहाँ पे हम ग्रीन वाले हाइपरप्लेन लेंगे, वो हाइपरप्लेन जो कि मार्जिन ज्यादा दे रहा है। मार्जिन ज्यादा दे रहा है मतलब उसके और दोनों साइड के डेटा पॉइंट्स के बीच में एक ज्यादा अमाउंट ऑफ गैप है, जिस वजह से डेटा पॉइंट्स अगर थोड़े दूसरी क्लास मतलब और डेटा पॉइंट्स आने से बहुत कम चांसेस हो जाएगी कि वो डेटा पॉइंट्स हाइपरप्लेन को पास करें। जैसे कि अभी इस डायग्राम में अगर इस जगह पे जहाँ पे कर्सर है कोई सर्कल डेटा पॉइंट आता है, और फिर यहाँ दूसरी जगह यहाँ पे तीसरी जगह यहाँ पे, तो ये जो डेटा पॉइंट्स हैं ये तीनों डेटा पॉइंट्स जो नए आएंगे वो रेड हाइपरप्लेन को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके होंगे, जबकि वो होंगे अपनी क्लास के पास ही। बट ग्रीन वाले हाइपरप्लेन को क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि इसने मार्जिन अच्छी दी हुई है। इस वजह से अब हम उस हाइपरप्लेन को चूज करेंगे जो मार्जिन अच्छी देगा, ना कि उसे जो कि ज्यादा बेटर तरीके से डेटा पॉइंट्स को दो अलग अलग क्लासेस में बांट रहा है। उसके बाद अ, अभी यहाँ पे समझा जाता है कि किस तरीके से मार्जिन जो है हाइपरप्लेन की मार्जिन को बढ़ाने या घटाने से डेटा पॉइंट्स के जो फ्यूचर में आने वाले डेटा पॉइंट्स है वो गलत साइड पे चले जाए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कम या ज्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें कि दो टाइप के ब्रिज हैं ए एंड बी, और दोनों में हमने एक हाइपरप्लेन बना दिया, मतलब बाउंड्री बना दी है। एक आधा ब्रिज इंडिया का है, आधा श्रीलंका का है, और यहाँ पे शुरू हुआ है स्काई डाइविंग का गेम। अब यहाँ पे प्लेन इंडिया से श्रीलंका की तरफ उड़ रहा है, और जो भी स्काई डाइवर्स है उनका ये काम है कि उन्हें अपनी अपनी कंट्री के एक के एरिया में उतरना है, वो दूसरी कंट्री के एरिया में लैंड नहीं कर सकते। तो सारे डाइवर्स ने यहाँ से जंप करना स्टार्ट किया इंडिया की तरफ से। पहले इंडियंस सारे जंप कर दिए, उसके बाद सारे श्रीलंकन ने जंप कर दिया। तो अब अगर हम ब्रिज ए की बात करें, क्योंकि ये ब्रिज बहुत छोटा है, यहाँ पे जो दो एक श्रीलंकन और इंडियन दो डेटा पॉइंट्स ऐसे, दो दो पर्सन ऐसे जो कि हाइपरप्लेन को क्रॉस कर चुके हैं। और हो सकता है कि अगर यहाँ पे जस्ट हाइपरप्लेन के पास कुछ और ज्यादा जो स्काई डाइवर्स है वो अगर जंप करते तो और ज्यादा पर्सन अपने अपने साइड को छोड़ के दूसरे साइड पे जाके लैंड कर जाते। तो अब हम दूसरे उसमें देखते हैं कि जब हमने थोड़ा थोड़ा बड़ा ब्रिज लिया, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो ब्रिज बी है वो ब्रिज ए से बड़ा है। हाइपरप्लेन उसी जगह पे बना हुआ है, बट यहाँ पे हमने मार्जिन एरिया बढ़ा दिया है, मतलब कि यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स है उनके बीच का और हाइपरप्लेन के बीच का एरिया बढ़ा दिया, मार्जिन एरिया बढ़ा दिया है। तो अब यहाँ पे जब वही सेम गेम होगा उसी पोजीशन पे, मतलब जैसा उन्होंने रैंकिंग सिलेक्ट की थी, कौन पहले जंप करेगा कौन बाद में, उसी ऑर्डर में जब वो जंप करते हैं, तो अब की बार वो सब अपने अपने एरिया में उतरे, किसी ने भी हाइपरप्लेन को क्रॉस नहीं किया। और वो इसलिए क्योंकि हमने मार्जिन बढ़ा दिया। तो इससे हमें समझ में आया कि जब हम मार्जिन बढ़ा देते हैं तो हाइपरप्लेन अपने अपने सही साइड पे चले जाते हैं। अगर हम ब्रिज ए को उठा के उसकी लेंथ बढ़ा देते, मार्जिन बढ़ा देते, तो जो दो हाइपरप्लेन्स ने सॉरी जो दो डेटा पॉइंट्स ने हाइपरप्लेन को क्रॉस किया हुआ है वो वापस सही जगह पे आ चुके होते। तो इससे ये समझ आता है कि जिस तरीके से हम मार्जिन की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, आगे होने वाले एरर की वैल्यू कम होती जाती है। फिर यहाँ पे एक डायग्राम है, डायग्राम नंबर ए। इसमें भी कुछ ऐसा ही है। हमने पहले ये देख लिया कि हमने ये सोच लिया कि हमें क्लासेस को बांटना है, तो हमने इस तरीके का एक हाइपरप्लेन बना दिया जिसने कि बहुत कम मार्जिन दी हुई है। बट अब अगर आगे डेटा पॉइंट्स आएंगे, समझो कोई जो ये सर्कल है कोई इस जगह पे आया या फिर इस जगह पे आया या फिर इस जगह पे, तो वो ऑब्वियसली मार्जिन को क्रॉस कर हाइपरप्लेन को क्रॉस कर जाएंगे क्योंकि वो इतनी ज्यादा क्लोज बनी हुई है।
तो हमारा काम होता है जितना ज्यादा हम मार्जिन ये रख सके, हाइपर प्लेन को जितना ज्यादा अपने सपोर्ट वेक्टर से दूर बना सके उतना ज्यादा बनाए। जैसे कि इसमें हमने यहाँ पे उस वाले हाइपर प्लेन को हटा के एक नया हाइपर प्लेन बना दिया जो कि ऑब्वियसली मार्जिन ज्यादा दे रहा है। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है कि दो सर्कल और एक ट्रायंगल गलत साइड पे चलेगा है ऐसे हाइपर प्लेन को बनाने से। तो इस हाइपर प्लेन ने क्लास को बांटा नहीं है क्लीन तरीके से, लेकिन इसने मार्जिन वैल्यू ज्यादा दी है। तो अब क्या होगा, हम इस मार्जिन वैल्यू को और ज्यादा बढ़ा देंगे। अभी हमें डायग्राम सी में ऐसा लग रहा है कि हमने अपने डेटा पॉइंट्स को खिसका दिया है, बट हमें डेटा पॉइंट्स को नहीं खिसकाया, वो उन्हीं जगह पे हैं। हम जब रियल वर्ल्ड की बात करते हैं तो वहां पे ऐसे लाइन से हाइपरप्लेन नहीं बनाता है एसवीएम, वो अलग ही स्पेस में बनाता है, वहां पे बहुत एरिया होता है कि आप मार्जिन वैल्यू को बढ़ा सके। तो इसी तरीके से जब मार्जिन वैल्यू को बढ़ाई, वो सारे के सारे डेटा पॉइंट सही अपने अपने सही एरिया में चलेगा, सही क्लास में चलेगा। मतलब कि मार्जिन वैल्यू को जैसे ही हम बढ़ाएंगे, डेटा पॉइंट्स अपने अपने सही क्लास में चले जाएंगे। और यही जो ट्रिक है ये एसवीएम सॉफ्ट मार्जिन यूज करता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 2/W जो है वो मिनिमम मार्जिन की वैल्यू है। इस फॉर्म अब हमें मैक्सिमम मार्जिन चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा मार्जिन रखे उतना अच्छा, ताकि कुछ फ्यूचर में एरर ना हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम एफ एक्स इज इक्वल टू 1/min एफ एक्स, ये पता है सबको कि मैक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू मिन ऑफ माइनस माइनस एफ एक्स होता है। और इसे हम फिर माइनस एफ एक्स को 1/min ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो बस मिन एफ एक्स की जगह 2/W की वैल्यू डाली तो हमारे पास मैक्स एफ एक्स की वैल्यू की, मतलब मैक्सिमम मार्जिन की वैल्यू हो गई 1/2W², ये वैल्यू। और ये जो सी है ये आगे कैसे इस निकाला गया, इसकी क्या वैल्यू आती है अगली स्लाइड में देखेंगे। तो अभी हम सिर्फ ये समझते हैं कि यहाँ पे आ गई है ½ W²। हाफ क्यों आई, क्योंकि हमने यहाँ पे 2/W लिखा था। यहाँ पे 2 क्यों है, क्योंकि हमने अपने रेफरेंस हाइपर प्लेन को मेन हाइपर प्लेन से 1 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अज्यूम किया था। अगर हम 2 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे अज्यूम करते तो यहाँ पे 4/W की वैल्यू आती। और मिनिमम मार्जिन की वैल्यू 4/W हो जाती। और मैक्सिमम मार्जिन की वैल्यू है वो हो जाती 1/4W। मतलब कि 1/2 से घट के 1/4 हो जाती, मतलब वैल्यू कम होती। मतलब इधर पे ये जो 1/2 लिखा है, यहाँ पे जितनी वैल्यू कम होगी मतलब उतना वहां पे हाइपरप्लेन बढ़ रहा है। हाइपरप्लेन जब उतना वहां पे मार्जिन एरिया बढ़ रहा है। मार्जिन एरिया को जब हमने 1 1 सेंटीमीटर से हटा के 2 2 सेंटीमीटर किया, तो यहाँ पे वैल्यू 4/W आई और यहाँ पे वैल्यू आई 1/4W। मतलब कि जितनी ये वैल्यू कम होगी, या जो हाफ की वैल्यू जितनी कम होगी, उतना उधर पे मार्जिन बढ़ती जा रही है। तो ये चीज याद रखनी कि W² के पहले लिखी हुई वैल्यू, ये वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा मार्जिन बढ़ रही है। फिर अब एक नया वेरिएबल आता है, इसको हम कहते हैं स्लैक वेरिएबल। ये कुछ नहीं है, ये सीधे सीधे एरर को बताता है। एक कोई भी डेटा पॉइंट अपने साइड वाले रेफरेंस हाइपरप्लेन से कितनी ज्यादा गलत साइड पे दूर है, उसको हम कहते हैं रेफरेंस, उसको हम कहते हैं स्लैक स्लैक वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे सारे रेड सर्कल्स हैं, ये सारे रेड सर्कल सही जगह पे हैं सिवाय इस वाले रेड सर्कल के। तो इन सब के लिए जो स्लैक की वैल्यू आएगी स्लैक वेरिएबल की, वो हो जाएगी 0, क्योंकि ये सब सही साइड पे है। लेकिन जो गलत साइड पे है, वो कितना गलत साइड पे, वो रेफरेंस हाइपरप्लेन से कितना ज्यादा डिस्टेंस पे है, उस वैल्यू को हम कहेंगे स्लैक वेरिएबल। इसलिए उसके लिए कुछ वैल्यू आ जाएगी, इस डेटा पॉइंट के लिए स्लैक वेरिएबल की कुछ वैल्यू आएगी, बट इन सब के लिए वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब स्लैक वेरिएबल जब 0 वैल्यू रिटर्न करेगा आपको, इसका मतलब जो डेटा पॉइंट है वो सही साइड पे है, मार्जिन एरिया के भी और रेफरेंस हाइपरप्लेन की भी। लेकिन जब वो कुछ और वैल्यू देगा, इसका मतलब उस पॉइंट में कुछ घोटाला है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में रख के हम पता करते कि कौन सा डेटा पॉइंट सही साइड पे, कौन सा डेटा पॉइंट गलत साइड पे है। यहाँ पे y की, x की, w की, b की सबकी वैल्यू डाल लेंगे। और ये जो वेरिएबल है स्लैक वेरिएबल, ये अगर 0 देगा तो समझ जाएंगे कि जो हमारा डेटा पॉइंट है वो सही साइड पे है, और अगर 0 नहीं देता मतलब डेटा पॉइंट गलत साइड पे है। अब यहाँ पे उसी वैल्यू को मतलब यहाँ पे इस स्लैक वेरिएबल को अगर लेफ्ट साइड पे ले आए और इस पूरी इक्वेशन को y(w(x+b), इसे हम 1 माइनस करके इधर पे ले आए स्लैक वैल्यू की, स्लैक वेरिएबल की जगह पे, मतलब इन दोनों की जगह इंटरचेंज कर दे, तो जो पूरी इक्वेशन बन जाएगी वो स्लैक वेरिएबल के लिए बन जाएगी। मतलब स्लैक वेरिएबल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस y(w(x+b).
तो ये स्लैक वेरिएबल के लिए इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हमने एक मैक्स फंक्शन में रख दिया, 1 - w y w x - b, ये इक्वेशन स्लैक वेरिएबल की, और यहाँ पे एक जीरो रख दिया। अब ये मैक्स फंक्शन में हम डेटा पॉइंट्स की वैल्यू रखेंगे। जब ये मैक्स फंक्शन जीरो रिटर्न करेगा, मतलब कि डेटा पॉइंट सही साइड पे है। जब इस मैक्स फंक्शन ने कोई और वैल्यू रिटर्न की, इसका मतलब डेटा पॉइंट गलत साइड पे है, या तो हाइपरप्लेन की गलत साइड पे है या फिर मार्जिन एरिया के गलत साइड पे है। तो अब उसे सही साइड पे कैसे लाया जाए, इस इक्वेशन में हमने यहाँ पे लैम्डा डब्ल्यू स्क्वायर वैल्यू ऐड कर दी। ये लैम्डा डब्ल्यू स्क्वायर वैल्यू कुछ नहीं है, यहाँ पे जो हमने ये वैल्यू निकाली थी हाफ डब्ल्यू स्क्वायर, यही है लैम्डा की वैल्यू है। लैम्डा इसलिए रखा गया क्योंकि मैंने बताया था आपको ये वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे जैसे आप मार्जिन एरिया बढ़ाओगे ये वैल्यू कम होती जाएगी, तो ये वैल्यू जरूरी नहीं है हाफ हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने वहां पे रेफरेंस हाइपरप्लेन को कितनी दूर लिया है अपने मेन हाइपरप्लेन से। तो और एक और चीज हमने सीखी थी कि जब हम मार्जिन बढ़ाते हैं, मार्जिन का एरिया बढ़ाते हैं, उस टाइम पे ये लैम्डा की वैल्यू कम होती है। जब हमने मार्जिन एरिया 1 1 सेंटीमीटर से हटा के 2 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कर दिया, हाइपरप्लेन को रेफरेंस हाइपरप्लेन को मेन हाइपरप्लेन से 2 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दिया, तो जो मिनिमम मार्जिन की वैल्यू आई थी वो 2/W की जगह आ गई थी 4/W। और फिर उसके बाद जो मैक्सिमम मार्जिन की वैल्यू आई थी वो 1/2 से घट के 1/4 हो गई थी। इसका मतलब इस लैम्डा की वैल्यू जितनी छोटी होती जाएगी, मार्जिन उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। और हमने थोड़ी देर पहले और यहाँ पे समझा था कि जिस तरीके से हम मार्जिन बढ़ाते जाएंगे एरर कम होता जाएगा। तो सीधी बात है कि लैम्डा की वैल्यू कम होती जाएगी, मार्जिन बढ़ती जाएगी, मार्जिन बढ़ती जाएगी तो एरर कम होता जाएगा, मतलब लैम्डा की वैल्यू जितनी कम होगी एरर उतना कम होगा। लैम्डा की वैल्यू हम कम करेंगे, मार्जिन को बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, एरर की वैल्यू कम होगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे लैम्डा की वैल्यू इतनी कम हो चुकी होगी कि उसके लिए मार्जिन इतनी बढ़ चुकी होगी कि एरर पूरी तरीके से कम होते 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 समाप्त हो चुका होगा, नेग्लिजिबल हो चुका होगा, और उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी होगी। ऐसे टाइम पे ये जो मैक्स फंक्शन है ये जीरो रिटर्न करेगा। और जैसे इस मैक्स फंक्शन ने जीरो रिटर्न किया, हम समझ गए कि वो जो आपका जो कि डेटा पॉइंट गलत साइड पे था पहले, या तो हाइपरप्लेन के गलत साइड पे था या मार्जिन एरिया के गलत साइड पे था, वो अब सही साइड पे आ चुका है। यहाँ पे समीशन इसलिए लिया है क्योंकि जितने भी डेटा पॉइंट्स गलत साइड पे हैं उन सब की जो गलत गलत वैल्यूज हैं, जितना भी वो उनकी सबकी स्लैक वैल्यूज हमने ऐड की हुई है। सिर्फ एक डेटा पॉइंट की बात नहीं हो रही, बहुत सारे की बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारे डेटा पॉइंट्स जो है वो गलत साइड पे हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे समीशन लिया हुआ है। और अब सच समझ में आ गया होगा कि जिस तरीके से हम लैम्डा की वैल्यू कम करते हैं, मार्जिन की वैल्यू बढ़ती है, मार्जिन की वैल्यू बढ़ती है तो एरर की वैल्यू कम होती है, और ये मैक्स फंक्शन जीरो रिटर्न करेगा एक टाइम पे आके। इसका मतलब है कि जो आपके डेटा पॉइंट है वो सही साइड पे आ चुके हैं। तो बस यही करता है सॉफ्ट मार्जिन, पहले डेटा पॉइंट्स को प्लॉट होने देता है, और उसके बाद ये चेक, उसके बाद इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू कम करते जाता है, मतलब मार्जिन की वैल्यू बढ़ाता जाता, मार्जिन तब तक बढ़ाता जब तक पॉइंट सही साइड पे ना आ जाए। तो जैसे ही पॉइंट सही साइड पे आएगा उसका काम खत्म हो गया। फिर ये बस लास्ट टॉपिक है नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन। इसमें कर्नल्स के टाइप के बारे में बताया गया। थोड़ी देर पहले हमने कर्नल ट्रिक पढ़ा था, जिसमें कि हमने 2 डायमेंशनल स्पेस को 3 डायमेंशनल स्पेस में चेंज कर दिया, एक्स वाई से हटा के पॉइंट्स को एक्स वाई जेड पे प्लॉट कर दिया, तो हमें दिखने लगा कि इन पॉइंट्स में अंतर क्या, और हाइपरप्लेन फिर हम उसमें लगा पाए। तो वहां पे हमने एक टाइप के कर्नल की बात की थी। कर्नल बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल, होमोजीनियस, पॉलिनोमियल इन होमोजीनियस, गॉसियन, हाइपरबोलिक, फिर एक होता है सिग्मॉइड, और इस तरह के बहुत सारे होते हैं, करीब 8 9 टाइप के कर्नल्स होते हैं। तो इनकी इक्वेशन कहाँ से, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है और ना ही ये पूछा जाएगा, बट इनका यूज कैसे होता है ये हम समझते हैं। तो यूज ऐसा होता है जैसे कि यहाँ पे उसी टाइप के पॉइंट्स है जिन्हें कि हम लाइन बना के अलग अलग नहीं कर सकते, तो हमने इन पे एक एक फंक्शन लगा दिया इस पे हमने। और हम ऐसे कोई भी हवा में उठा के फंक्शन नहीं लगा सकते कर्नल फंक्शन, हमें पहले देखना पड़ता है कि पॉइंट किस टाइप से। जैसे कि जो हमने सिनेरियो नंबर 5 देखा था, वहां पे पॉइंट्स थोड़े सर्कल के टाइप से थे, इसलिए हमने वहां सर्कल वाला फंक्शन लगाया था। इसलिए पहले हम डेटा पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस टाइप के हैं, फिर फंक्शन का चूज करते हैं कि हमें कौन सा कर्नल फंक्शन लगाना है। तो फर्स्ट डायग्राम में जब हमने पॉलिनोमियल फंक्शन लगाया तो वो कुछ इस तरीके से बांट देता है, डेटा पॉइंट को कुछ इस तरीके से प्लॉट कर देता है एक्स वाई जेड प्लेन पे। जैसे कि यहाँ पे अब इजिली दिख रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से एक प्लेन लगा के हम अपना हम जो डेटा पॉइंट है उनको अलग अलग क्लास में बांट सकते हैं।
जब भी ये फंक्शन जो है कर्नल फंक्शन, अगर ये इसने इस पॉलिनोमियल का मतलब है कि ये डेटा पॉइंट्स को इस तरीके से बना देगा पॉलिनोमियल फंक्शन के कर्व के रूप में, वैसे ही रेडियल बेसिस फंक्शन जो है वो इस तरीके से बांटेगा कि डेटा पॉइंट्स एक वेव के फंक्शन फंक्शन में आ जाएंगे। और जो हाइपरबॉलिक है और सिग्मोइड की दोनों ही साइन फंक्शन की तरह पे तरह डेटा पॉइंट्स को बांट देते हैं, कि मतलब साइन वेव टाइप वो दिखने लगती है। ये ब्लैक लाइन सिर्फ आपको स्ट्रक्चर शो करने के लिए दी गई है, इसका कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जब पॉलिनोमियल लगाते हैं तब कर्व बन जाता है, जब रेडियल बेसिस लगाते हैं तो एक वेव टाइप की आ जाती है, और ये हाइपरबॉलिक या सिग्मोइड लगाते हैं तो एक साइन वेव टाइप की आ जाती है। और तब यहाँ पे हाइपरप्लेन लगा के, जैसे कि इस डायग्राम में इस जगह पे हाइपरप्लेन लगा के, इस डायग्राम में इस जगह पे हाइपरप्लेन लगा के, इस डायग्राम में इस जगह पे हाइपरप्लेन लगा के हम डेटा पॉइंट्स को बांट सकते हैं। तो ये वही है कर्नल ट्रिक है, बस अलग अलग टाइप से वो बांटता है, वैसे उनके नाम दे दिए हैं। फिर कुछ नहीं, फिर एडवांटेज आते हैं, चाहे कि स्मॉलर डेटा के लिए बेटर है, रिजल्ट एक्यूरेट देता है, लीनियर नॉन लीनियर दोनों टाइप के डेटा आप इसमें डाल सकते हो। हाई डायमेंशनल स्पेस की जब बात होती है तब भी ज्यादा इफेक्टिव रहता है। फिर डिसएडवांटेज ये है कि जब स्मॉल डेटा सेट्स के लिए ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था, पर जब डेटा सेट्स लार्ज हो जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। पिकिंग द राइट कर्नल कैन बी कंप्यूटेशनली इंटेंसिव, जैसे कि हमने देखा था कर्नल बहुत टाइप के थे, तो इसमें सब हमें कौन सा कर्नल यूज करना है ये चीज काफी इसमें काफी दिमाग लगाना पड़ता है सीएम को। नॉट सो इफेक्टिव ऑन द डेटा सेट्स विद ओवरलैपिंग क्लासेस, जहाँ पे क्लासेस ओवरलैप कर रही वहां पे यूज नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पे क्लासेस ओवरलैप कर रही होंगी वहां पे आप क्लासेस को बांट नहीं सकते ना कोई हाइपर प्लेन लगा के, इसलिए उस टाइप के डेटा के लिए ये डिसएडवांटेज हो जाता है, एफिशिएंट रिजल्ट नहीं दे पाता है। फिर एप्लीकेशन सेंटीमेंट एनालिसिस, स्पैम डिटेक्शन, हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन, ये सब वही सारे एप्लीकेशन है जहाँ पे या तो आपको डेटा को बांटना होता है या तो रिकॉग्नाइज करना होता है। बहुत सारे डेटा सेट में से एक टाइप के डेटा को पहचानना होता है या फिर उन्हें बांटना होता है। इस टाइप की हर एप्लीकेशन में एसवीएम का यूज होता है। खत्म फाइनली।